हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास का जो आज का टॉपिक है वह है आईपीआर 1956। आईपीआर आईपीआर 1956 यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956। ठीक, अच्छा, इस आईपीआर 1956 का जो मेन मोटिव था वह था इंडिया को फिनिश्ड गुड्स के मामले में, इंडस्ट्रियल गुड्स के मामले में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट बनाना। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना, क्योंकि उस समय जो हमारा इंडिया था वह फूड ग्रेन्स के मामले में भी एंड फिनिश्ड गुड्स के मामले में भी बाहर के देशों पे यह डिपेंड रहा करता था। बाहर के देशों से क्या करता था, ये इंपोर्ट किया करता था। इसका रिजल्ट क्या होता था? इसका रिजल्ट ये होता था कि हमारे यहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वह बिल्कुल ही समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया था। ठीक है, इस वजह से ये तय किया गया, ये डिसीजन लिया गया कि फिनिश्ड गुड्स के मामले में हम ऐसे कौन से एफर्ट करें, हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि हम अपने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना सकें। ठीक है, एंड इसलिए आईपीआर 1956 को लाया गया था। ठीक, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि 1956 का जो आईपीआर था, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन था, उसके कौन कौन से कंपोनेंट थे, उसके कौन कौन से एलिमेंट थे, यानी कि इसमें कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेप था, ठीक है, इसका जो पहला स्टेप था वह था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक, अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज था ऑनरशिप के आधार पर, तो इसमें कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया था? तो इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में रखा गया था। कौन कौन सा कैटेगरी था वो? एक था पब्लिक सेक्टर, यानी कुछ इंडस्ट्रीज थे जिसको केवल और केवल पब्लिक सेक्टर में रखा गया था। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज थे जिसको पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है, दोनों में रखा गया था। एंड जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज था उसको केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर में रखा गया था। ठीक है, केवल और केवल, सही है। अब सवाल ये उठता है कि जो पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रीज था वह कौन कौन सा था? तो वह था आपका एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज। ठीक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है। एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद था आपका जो डिफेंस एंड जो थर्ड था वह था रेलवेज। ये ध्यान रखना, ये 3 इंडस्ट्रीज थे जिसको पब्लिक सेक्टर में रखा गया था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कस्टडी में रखा था, अपने कंट्रोल में रखा था। क्योंकि
अब रीजन ऐसा क्यों कि ये 3 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में क्यों रखा था? तो इसके लिए रीजन ये था कि ये तीनों जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है जो प्राइवेट सेक्टर से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो हम इसको प्राइवेट सेक्टर में नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर आपने डिफेंस को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो तीसरी बात रेलवे, ठीक है, रेलवे में भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर से पॉसिबल लगभग नहीं के बराबर है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो 3 जो इंडस्ट्रीज थे इसको पब्लिक सेक्टर में रखा गया था, सही है। उसके बाद जो नंबर बी का मैंने बताया था आपको, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थे? इसमें थे आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ठीक है, फर्टिलाइजर। उसके बाद कौन थे? उसके बाद था माइनिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद था आपका पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो ये जितने भी इंडस्ट्रीज थे ना, तो इनको पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में रखा गया था, यानी कि इसका जो ओनरशिप था यह पब्लिक के हाथों में भी, गवर्नमेंट के हाथों में भी एंड साथ में प्राइवेट के हाथों में भी दिया गया था, यानी दोनों इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, सही है। अच्छा, एंड उसके बाद जो सी ग्रुप था, ठीक है, सी कैटेगरी का जो इंडस्ट्री था, तो जो बहुत ही कम इंपोर्टेंस का था, तो ए कैटेगरी का एंड बी कैटेगरी का, इन दोनों कैटेगरी को छोड़ करके बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज थे वह कहां रखा गया था? केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर में, केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया था, यानी कि इन दोनों ही कैटेगरी के इंडस्ट्रीज को छोड़ करके बाकी जितने थे उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, या जो प्राइवेट प्रोड्यूसर थे, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, वो इसको स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अच्छा, अब उसके बाद जो है दूसरा कौन सा था, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। जो दूसरा जो स्टेप लिया गया था वह कौन सा स्टेप था? याद है? कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है? चलो मैं बताता हूं। जो दूसरा जो स्टेप था वह था आपका, जो सेकंड था वह था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्लियर? अच्छा, यानी कि इसमें यह बताया गया था जितने भी प्राइवेट सेक्टर के, खास तौर से प्राइवेट सेक्टर के जितने भी इन्वेस्टर थे, जितने भी प्रोड्यूसर थे, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो प्रोडक्शन यूनिट्स लगाना चाहते थे, जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे, तो उनके लिए ये मैंडेटरी हो गया था, ये निहायत जरूरी हो गया था कि बगैर गवर्नमेंट से लाइसेंस अथवा परमिशन लिए वह इन्हें शुरू नहीं कर सकते थे, ठीक है, वह इन्हें शुरू नहीं कर सकते थे, ठीक। एंड यहां जो लाइसेंसिंग सिस्टम था ना बच्चों, ये खास तौर से लाइसेंसिंग
यानी लाइसेंस उन इन्वेस्टर को दिया जा रहा था, उन इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जा रहा था, उन प्रोड्यूसर्स को दिया जा रहा था जो बैकवर्ड एरिया में, ठीक है, बैकवर्ड रीजन में अपना इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे। प्रायोरिटी उन्हें दी गई थी, ठीक है, जो पिछड़ा हुआ जो स्टेट था, जो पिछड़ा हुआ राज्य था, ठीक है, जो पिछड़ा हुआ इलाका था। तो जहां पर ये इंडस्ट्रियलिस्ट जहां पर अपना इंडस्ट्री सेटअप करने को सोचते थे तो प्रायोरिटी उन्हें दी गई थी एंड उन्हें सबसे पहले लाइसेंस दिया जाता था। अब आप कहोगे कि सर जी ऐसा क्यों? तो ऐसा इस वजह से क्योंकि उस समय की ये स्थिति थी कि गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि ये जो रीजनल अनइक्वालिटी है ना, इसको दूर करो, ये जो क्षेत्रीय जो विषमताएं हैं उन्हें दूर करो, ठीक है। यानी जितने भी हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में, सभी को इक्वल डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। ना तो कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा, ना तो कोई बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड होगा। अगर डेवलप्ड होगा तो सारे स्टेट, ठीक है, ये तय किया गया था। अंडर डेवलप्ड की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। यानी इसका मेन पर्पस था रीजनल इक्विटी को या रीजनल इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना, इसका काम था। सही है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो थर्ड था, ठीक है, वह था आपका इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन, ठीक है। जो थर्ड था स्टेप जो लिया गया था वह था आपका इंडस्ट्रियल कंसेशन। सही है। अब यह देखा गया था कि जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर जो आगे आ रहे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, तो यह भी देखा गया था कि उनके पास उतने कैपिटल नहीं होते थे, लेकिन उनकी जो हिम्मत थी, ठीक है, वह देखने लायक थी। यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे वो बढ़ चढ़ करके अंडर डेवलप्ड जो स्टेट थे, ठीक है, तो वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। एंड आपको पता है कि जब प्रोडक्शन यूनिट्स जब लगाया जाता है, जब फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, तो भाई उसमें मशीनरी चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, ये सारी बातें चाहिए हैं। अच्छा, तो दूसरी बात ये भी है कि ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, आई मीन इनपुट्स होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत महंगे होते हैं। जो बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उनके बजट में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि वो इन्वेस्टर, वो प्राइवेट इन्वेस्टर जो अंडर डेवलप्ड एरिया में, अंडर डेवलप्ड स्टेट में जो अपना प्रोडक्शन यूनिट्स जो शुरू करेगा, हम उसको कैपिटल पे या हम उसको मशीनरीज के परचेजिंग पे या हम उसको रॉ मटेरियल्स के परचेजिंग पे कंसेशन देंगे, छूट देंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बहुत से इन्वेस्टर थे, प्रोड्यूसर थे, ठीक है, वो आगे आए, ठीक है, एंड इन्होंने उन एरिया में अपना इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना शुरू किया जो पिछड़ा हुआ एरिया था, जो बैकवर्ड एरिया था, जो अंडर डेवलप्ड एरिया था। और इस तरह से इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला था। यानी कि प्रोडक्शन लेवल बढ़ा, आउटपुट लेवल बढ़ा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा, इनकम लेवल बढ़ा, सेविंग बढ़ी एंड फिर से अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और इस तरह से देखा गया था कि
जो ब्रिटिश एज में जो हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गए थे, अब धीरे धीरे हम लोगों में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। ठीक है, एंड हमने जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव करने में भी हमने कामयाबी हासिल कर ली थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक जिसपे आपने पूरी जानकारी ली। टॉपिक था आईपीआर 1956। तो फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।